हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। ऐसे आप लोग वीडियो में प्यार नहीं दिखा रहे हो, सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, तो प्लीज यार अगर पसंद आए तो शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के में आप लोग देखा था, सीनियर गाओ जब वहाँ पर आ जाता है लिंग यॉन्डन के साथ, वहाँ के स्टूडेंट सीनियर गाओ को कंप्लेन कर देता है मूनन के नाम पर। उसके बाद सीनियर गाओ गुस्सा हो जाता है और मूनन को मारने के लिए जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लोग सीनियर गाओ यानी कि प्रेसिडेंट को कहने लगते हैं कि कम ऑन प्रेसिडेंट, उसको मार डालो। इधर प्रेसिडेंट गाओ मूनन को किक मारने के लिए जाता है, तभी मूनन उसके पैर को रोक लेता है यानी कि डॉज कर लेता है और रोक कर कहता है कि बस इतना ही। फिर मूनन उसकी पैर पकड़कर सीधा उसे नीचे पटक देता है और बार बार इसी तरह से इधर एक बार उधर एक बार इधर एक बार इधर ऐसे मारने लगता है उसे। तो फिर मूनन कहते हैं कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, भाई ये कौन सा लड़का है भाई। इसके बाद मूनन मुजुआनिन को कहते हैं कि चलो हम लोग ऐसे चलते हैं। तो तभी जुआनिन कहती है कि ओके, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग गया, चलो जाके कुछ पीते हैं। वो लोग जाने के बाद वहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं कि ओह माय गॉड, वो इतना पावरफुल है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट गाओ भी उसके साथ मुकाबले नहीं कर पाया। और इधर और एक लड़का कहने तो ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो मेरी लड़की को यहाँ से ले गए, प्रेसिडेंट प्लीज उठ जाइए, स्टॉप इट। और इधर लिंग यॉन्डन मूनन और जुआनिन को एक साथ देखकर सोचने लगती है कि सचमुच उन दोनों का बहुत ज्यादा बनती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, वो लोग किन जुआन स्पेस बॉक्स पर चले आता है। वहीं पर किन जुआनिन कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे किंग जुआन स्पेस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगती है क्योंकि इसके नाम में भी जुआन है। क्या कोइंसिडेंस है ना? तो तभी मूनन कहते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब कुछ जानबूझकर किया है, वो लोग तुम्हारे नाम को इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद मूनन जुआनिन को एक किताब देता है और कहते हैं कि यहाँ पर कुछ शब्द है जो तुम्हें याद करना चाहिए, अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आती है तो मुझे कांटेक्ट करना। उसके बाद जुआनिन वो किताब पढ़कर कहने लगती है कि मैं जब भी ये कोई भी सेंटेंस पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर कुछ हिलती है। तो ये सुनकर मूनन कहते हैं कि ये कल्टीवेशन का एक सीक्रेट है जो मैं बहुत समय से ढूंढ रहा था और ये तुम्हारी कोल्ड बॉडी के लिए बहुत ही सुइटेबल। और फिर मनी मन सोचने लगता है कि ये मून इमोर्टल प्लेस की एक नंबर खजाना। तो ये किताब पढ़ने के बाद जुआनिन कहती है कि ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो रही है। तो ये सुनते ही मूनन जुआनिन को थोड़ा चेक करने लगता है। तो ये चेक करने के बाद मूनन कहते हैं कि ये एक प्रोग्रेस का साइन है, तुम कल्टीवेट करना कंटिन्यू रखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें गार्ड करूंगा। तो जुआनिन कहती है कि ओके। उसके बाद सीन चेंज होता है और 2 दिन का बाद को सीन दिखाया जाता है। तो वहीं पर एक लड़की आकर मूनन को कहती है कि चीफ इंस्ट्रक्टर यहाँ पर वो लोग आ गए हैं, क्या आप उन लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं? तो उसके बाद मूनन चेयर पर बैठकर कहता है कि और उसके बाद वो सभी लोग अंदर चले आता है। तो वहाँ पर आते लुआन कहती है कि हेलो चीफ इंस्ट्रक्टर। तो उसके बाद मूनन इन लोगों को देखकर कि समझ जाता है कि इन लोगों के पास बहुत कुछ काम है, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। तो मूनन कहते हैं कि चलो हम लोग देरी ना करके शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर और एक लड़का मूनन को कहता है कि चीफ इंस्ट्रक्टर नमस्ते, ये मीटिंग बहुत ही नेसेसरी है। तो फिर चलिए हम लोग लास्ट एक्शन के समराइज के बारे में बात करते हैं कि कितना गेन किया और कितना लॉस किया। हम लोग स्पेशल फोर्स के रूल्स के मुताबिक काम करते हैं और अभी हमारी करंट स्थान है 200 पर। तो मूनन ये सुनकर कहते हैं कि एफिशिएंसी, चलो ये सब साहित्यिक बातें भूल जाओ, सीधा मुद्दे पर आओ। तो फिर ये बंदा सोचने लगते है कि मैं सचिव को बाहर निकलने के लिए 2 रात लगाई और यहाँ पर ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और इधर मूनन किंग लुआन से पूछता है कि किंग लुआन तुम मुझे फिर से क्यों वापस आने दिया? तो तभी लुआन कहती है कि चीफ इंस्ट्रक्टर, कुनलुन माउंटेन पे इस बार पेनलोंग बैंक्यू को समय से पहले निर्धारित किया गया है। इस पेनलोंग बैंक्यू में बड़े बड़े फैमिली का कुछ एक्सीडेंट होने से पहले ही हम लोगों को प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ये सुनकर मूनन कहता है कि जी इतना एडवांस क्यों? तो तभी लुआन कहती है कि जी किंग टिंग बैंक्यू में काओ लिंगटियन की फैमिली ने हमें चीफ इंस्ट्रक्टर जियो कुएंजो के इन्फॉर्मेशन दिया था, तो इसलिए हम लोग काओ फैमिली के लिए विंटर्न बैंक्यू में पिछला वाला दर्जा खोल दिया। तो ये सब सुनकर मूनन कहने लगते हैं कि इस पूरी चाइना में बहुत सारा फैमिली है और ये सभी फैमिली पेनलोंग बैंक्यू में पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन इसमें इतना एट्रैक्टिव क्या है? तो मूनन की बातें सुनकर लुआन सोचने लगती है कि क्या चीफ इंस्ट्रक्टर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? तो उसके बाद लुआन उस पेनलिंग बैंक्यू की सबसे 3 खासियत बताती है जिसके लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। तो पहला नंबर पर है फेम और फॉर्च्यून, वहाँ पर एंट्री फी है 1 बिलियन यून्स और लास्ट में ये टॉप 3 में डिवाइडेड हो जाता है। और दूसरा है कि मेडिसिन बिल एल्केमी सोसाइटी में सेल किया जाता है। आमतौर पर एल्केमी सोसाइटी पर कोई भी मेडिसिनल हर्बल यूज नहीं कर सकता है, मतलब सेल नहीं कर सकता है। और तीसरा नंबर सबसे जो अट्रैक्टिव है वो है टॉप 7 एशियन मार्शल आर्ट्स फैमिली पर प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद मूनन कहते हैं कि ओ अच्छा, तो ये बात, तो उस पोजीशन पर है कौन? तो तभी लुआन कहती है कि उस पोजीशन पर मेरी बहन ये लिवली थी और वो सुजाको का भी इंस्ट्रक्टर था, लेकिन वो मीटिंग पर नहीं आ पाई उसकी हेल्थ की वजह से। तो ये सब कुछ सुनने के बाद मूनन कहते हैं अगर तुम लोगों का सब कुछ हो गया तो मीटिंग यहीं पर खत्म होता है आज। और फिर से कहते हैं कि बाय द वे ये कल्टीवेशन मेथड है मैं जो तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया हूँ। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग जाते जाते कहते हैं कि चीफ इंस्ट्रक्टर आपका बहुत ही शुक्रिया ये स्पिरिचुअल मेथड देने के लिए, हम लोग वापस जाके ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तो लोग जाने के बाद वो लड़की मूनन को एक लिस्ट दिखाती है, दिखाकर कहती है कि चीफ इंस्ट्रक्टर यहाँ पर बहुत सारी गेस्ट के लिस्ट है,
क्या आप उन लोगों के साथ मिलना चाहते हैं? तो उसी लिस्ट पर यून फेंज की नाम भी होता है। तो ये देखकर मोनन कहने लगता है कि वो लोग सरफेस पर कॉन्ग्रेचुलेटिंग कर रहा है, लेकिन रियलिटी यही है कि वो लोग यहाँ पर लेसन चुराने के लिए आना चाहते हैं, राइट? तो ये सुनते वो लेडी कहती है कि यस चीफ इंस्पेक्टर, वो सभी लोग स्पेशल एलाइट टीम की टीम मेंबर है। वो लोग यहाँ पर 2 मंथ बाद आना चाहते हैं स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। हालांकि हमारी सीक्रेट वर्क बहुत ही अच्छी तरीके से हुए है और इतने सालों में सिर्फ 3 लोग ही यहाँ पर आते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। तो उसके बाद मोनन कहते हैं कि ये यान यूनफेन और सहाय को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ट्रेनिंग के लिए और कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो उसके बाद मोनन मन ही मन सोचने लगते हैं कि जो सहाय साउथ ईस्ट मिलिट्री रीजन से है और वो नॉर्थ मिलिट्री रीजन से है, ये लोग इतना भी बुरा नहीं है। जहाँ तक यान यूनफेन की बात है, वो जियाओ गुएनजे के स्टूडेंट है। ऐसा लगता है कि जियाओ गुएनजे के सारे डिसाइबल्स पूरी मिलिट्री पर बिखरे हुए हैं। उसके बाद वो लड़की मोनन से कहती है कि सुबह आपसे मिलने के लिए यान क्विंची भी यहाँ पर आई है। वो नेचुरली हमारे मिलिट्री एरिया के रिसेप्शन अपार्टमेंट रह रही है और जब मैं सब कुछ अरेंजमेंट कर रही थी तो तब मेरी नजर यान क्विंची पर पड़ी और वो यान यूनफेन को अपना अंकल कह रहे थे। ये सुनते मोनन कहते कि ओह तो वो भी यहाँ पर है। तो उसके बाद मोनन उसे कहते कि तुम मुझे फॉलो करना, मैं उसे मिलने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यान क्विंची और उसके अंकल को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके अंकल कहता है कि मैंने अपनी जीजाजी के साथ बात की है और उसने तुमको ठंड पर छोड़ दी है। तो वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है, अगर कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक बड़ी स्टार को सब्जियां धोते हुए देखने में बहुत ही ज्यादा किस्मत लगती है। अगर ये फोटो ऑनलाइन पोस्ट किया जाए तो ये सबसे ज्यादा हॉट सर्च करने वाली होगी और मुझे बहुत ज्यादा लाइक मिलेगी। तभी यान क्विंची के अंकल कहता है कि जब मैं क्विंची का तुम्हारे जैसा दोस्त देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। मैंने सुना है कि तुम इन दिनों को थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हो, क्या तुम बहुत ही टायर्ड हो? हमारी फैमिली को तुम पैसा कमाने के लिए तुम्हारे ऊपर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम हाल ही में चेक किया हो? मैं तुम्हें मिलिट्री डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो तभी क्विंची कहती है कि इसका कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, मैंने अपने एजेंट को कह दिया है थोड़ा कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए। तो उसके बाद यान क्विंची के अंकल फिर से कहते हैं कि तुम्हें इतना देर तक गाना नहीं चाहिए, तुमने तो ये भी कहा था कि मोनन ने तुम्हें 2 बार ठीक किया है, तुम हमेशा ही उसकी तारीफ करते रहते हो और उसके पीछे पीछे चलते रहते हो। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी फिजिकल कंडीशन के लिए तुम उसे फॉलो करते हो। तो उसके बाद यान क्विंची कहती है तुम मोनन को क्यों ढूंढ रहे हो? वो अभी बहुत ही बिजी है, वो इतना बिजी हो गई है कि वो अभी सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही समय स्पेंड कर सकते हैं। ये मेरे लिए नॉर्मल बात हो गई है, आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए। तो ये सुनते वो लड़के कहते हैं कि मुझे थोड़ा जलने की बदबू आ रही है, आप एक पॉपुलर लड़की है, क्या आप ओपनली रोमांस करते के लिए डरते हैं? देखो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, जब तुम उसे देखोगी तो उसके बाद दौड़ के जाकर उसे किस कर देना और किस करके कहना कि तुम मेरी फूड हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, अगली बार तुम उसे किस करना जी गारंटी होगी। ये सब सुनकर यान क्विंची कहती कि हाँ तुम्हारे बात एकदम बिल्कुल सही है, जब तुम उसे बुलाओगे तो मैं उसे जाकर किस कर दूंगी, ओके? तभी अचानक से वो लड़की वहाँ पर मोनन को देखकर शौक होकर चिल्लाने लगती है। क्विंची उसकी चिल्लाना सुनकर कहती है कि हे क्या हुआ? तो वो लड़की कहती है इट्स ऑलराइट, कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद वो चुपके से मोनन को वहाँ पर लाने लगता है और फिर क्विंची से कहती है कि क्विंची तुमने कहा था कि अगर मैं मोनन को कॉल करो के यहाँ पर बुलाओ तो तुम क्या करोगे? तो क्विंची कहती है कि उसे किस करूंगी। फिर यान क्विंची उसके अंकल को कहती है कि अंकल क्या हुआ, दरवाजे पर क्या है? तभी मोनन कहते हैं कि हेलो क्विंची मोनन को देखकर शौक हो जाती है। तो क्विंची अचानक से मोनन को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और क्विंची मन ही मन सोच लेते ओह माय गॉड ये मोनन यहाँ पर कब आया? और फिर मोनन को कहती है कि मोनन तुम यहाँ पर कब आए हो? तो तभी वो लड़की कहती है कि जब मैंने तुम्हें कहा कि अगर मोनन यहाँ पर आए तो तुम क्या करोगी और तुमने कहा कि वो तुम उसे किस करोगी, तो तभी वो यहाँ पर आ गया था। ये सुनते यान क्विंची मन ही मन सोच लेती कि अरे बाप रे मोनन ने क्या ये सचमुच सुन लिया, ये बहुत ही शर्मनाक है। और फिर से यान क्विंची सोचने लगती है कि मोनन की एक गर्लफ्रेंड है और मैं उन लोगों के अंदर घुसकर उन लोगों के रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो उसके बाद यान क्विंची बात को घुमा देती है और कहती है कि मोनन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ इन्हीं के साथ थोड़ा सा मजाक कर रही थी, इसे डोंट माइंड। तो मोनन कहते आई नो। तभी वो लड़की है कि इन्हीं पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? तो तभी मोनन कहते हैं कि ये बहुत बड़ा स्टोरी है, लेकिन मेरा एक दोस्त ने बताया कि यान क्विंची यहाँ पर रुकी है तो मैं यहाँ पर मिलने के लिए चले आए। तो तभी क्विंची के चाचा मोनन को कहते हैं कि हे माय नेम इज यान यूनफेन और मैं क्विंची के अंकल हूँ। क्विंची की इतना ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एकदम ठीक समय पर आए हैं। हम लोग अभी खाना बना रहे हैं, हम लोग आज रोस्ट पोर्क बना रहे हैं, चलो हम सभी लोग एक साथ खाते हैं, इसको वेस्ट नहीं करते। तो तभी मोनन कहते कि अच्छा खाना बना रहा है तो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मोनन को खाना बनाता हुआ देखकर यान क्विंची मोनन से पूछता है कि ये मोनन क्या तुम सचमुच खाना बना सकते हो? तो मोनन कहते देखिए ऑफ कोर्स। और इधर वो लड़की मोनन और यान क्विंची की फोटो खींचने लगती है। तो ये सुनते ही मोनन थोड़ा गुस्सा भरा आंखों में दिखता है। तो वो लड़की ये देखकर कहती है कि मैं तो भूल गई, मैं तो पकौड़ा ऑर्डर दी थी, तो अभी तक क्यों नहीं आई, मैं जाके फिर से ऑर्डर देती हूँ। और इधर क्विंची के अंकल कहते हैं कि सचमुच लगता है कि मोनन खाना बना सकता है, तो मैं 2
तो ड्रिंक खरीदने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि फ्रिज में कोई भी ड्रिंक नहीं है। तभी मोनन क्विंसी से कहते कि क्या तुम्हारा वॉशिंग खत्म हो गया? तो क्विंसी थोड़ा गुस्से में कह देगी नहीं नहीं। तभी मोनन कहते हैं कि क्या तुम सचमुच इतना साफ सुथरा रहना चाहते हो? तुम इस पर 5 बार धो चुके हो। तो ये सुनकर क्विंसी कहते हैं क्या इतना बार धो ली मैं? इसके बाद क्विंसी खुद को पानी पर देख कर सोचने लगती है मैंने इसे 5 बार वॉश किया। लेकिन मोनन को कैसे पता चला कि मैं इसे 5 बार वॉश किया? क्योंकि वो मुझे देख रही थी कि मैं कितनी बार इसे वॉश कर रही थी और वो ये भी फॉलो कर रहा था कि मैं कितनी बार इसे वॉश कर रही हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिन और क्विंसी के अंकल को दिखाया जाता है। तब पर जिनी कह देगी आपको क्या लगती है कि वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? तभी अंकल कहते हैं कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। और उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और क्विंसी कहीं पर खोई रहती है। तभी मोनन उसे हाथ लगाकर कहता है कि हे आर्थवार वापस आ जाओ, तुम सोच में इतना ज्यादा डूबी हो कि तुमको पता नहीं चला कि मैं तुम्हारे हाथ से गोभी ले ली। तो तभी क्विंसी कहती है कि नहीं नहीं मेरा कोई आइडिया ही नहीं है। तो फिर मोनन हाथ पे वो खाने का डिश लेकर कहते हैं कि इतना ज्यादा मत सोचो, बाहर आ जाओ और ये डिश तैयार है। और क्विंसी ये खाते ही उसे बहुत ज्यादा टेस्ट लगती है। तो कहते हैं कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही डिलीशियस है, तुमने यहाँ पर क्या ऐड किया है? तो ये सुनकर मोनन कहते हैं कि ओके, लेकिन मेन बात ये है कि इंग्रेडिएंट्स सही नहीं था। तो ये सुनते क्विंसी कहती है कि ओ माय गॉड तुम और भी ज्यादा कुछ जानती हो। सचमुच मोनन तुम बहुत ही अच्छे हो, आज मैं तुम्हारी बने हुआ खावा पूरी जिंदगी खा सकती। तो ये कहती जोन फिर से कहने लगते कि नहीं 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 मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हें नहीं खाना चाहती हूँ। मतलब मेरा मतलब यही है कि मेरा मतलब है ये कि अगर मैं हर रोज इतना डिलीशियस खाना खा सकती थी तो बहुत अच्छा होता। मैं अच्छी खाना खाना चाहती हूँ लेकिन पूरी लाइफ तुम्हारी साथ नहीं। मतलब मैं कुछ भी मतलब क्विंसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रही थी कि वो क्या कहे मोनन को। तो मोनन भी बहुत ही स्मार्ट है तो वो भी समझ जाता है। तो मोनन कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम यही मीन करना चाहते हो कि ये डिश बहुत ही डिलीशियस है। तो ये सुनकर क्विंसी कहती है कि हाँ इसका यही मतलब है डिलीशियस डिलीशियस। और फिर मोनन कहते हैं कि वो दोनों लोग कहा गया, बहुत समय हो गया है अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। तो क्विंसी भी कहती है कि मुझे भी पता नहीं है। फिर से यान क्विंसी मोनन से कहती है कि फायदे में हाल ही में मेरी बॉडी में मैं कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये सब क्या हो रही है। उसके बाद मोनन क्विंसी के हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा चेक करता हूँ। तो फिर क्विंसी मोनन से पूछती है कि मैं तुम्हें हर वक्त एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम इस बेल का इस्तेमाल किस लिए करते हो? पता नहीं कभी कभी ये बहुत ज्यादा सोने के समय रिंगिंग करता है और कभी कभी तो बहुत ज्यादा नॉइज भी करता है। तभी मोनन कहता है कि एक्चुअली मैं कुछ चीजें ढूंढ रहा हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें मैजिकल साउंड और कुछ माइंड मेथड सिखाया हूँ, तो सच ना बताने के लिए मुझे दोषी मत ठहराना, राइट? तो ये सुनती क्विंसी कहती है कि जब आपने मुझे म्यूजिक और मैजिकल साउंड सिखाया था और टाई पियानो भी बजाना सिखाया तभी मुझे पता चल गया था कि इसका आपका कोई इम्पोर्टेंट तो है। कोई भी मैटर नहीं करता है कि तुम क्या करते हो, लेकिन मैं तुम्हें मेरी बेस देकर हेल्प करूंगी। तभी मोनन हंसकर जवाब देता है कि हाँ नो प्रॉब्लम। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों वापस आ जाता है। तो तभी क्विंसी इन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों इतनी समय से कहाँ गए थे? मैंने तुमको कितनी बार कॉल किया और तुमने फोन पकड़कर आंसर भी नहीं दिया। तुम लोगों का खाना बहुत ठंडा हो गई है। तभी वो लड़की कहते हैं कि ओके कोई बात नहीं, अभी जस्ट हम लोग माइक्रो ओवन पे रख करके इसे हीट कर लेंगे और खाना शुरू कर देंगे। तभी वहाँ पर अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं अगर कहने लगते हैं कि हे लाओ यार, मैंने सुना है कि तुम अभी अभी स्कूल से एक बहुत खूबसूरत लड़की को यहाँ पर लाए हो। तो तभी अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि वांग कुन मुंह संभाल कर बात कीजिए। और उस आदमी का बाकी सारे लोग यान क्विंसी को देखकर बहुत ही खराब खराब बातें कहने लगता है। और तभी क्विंसी के अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, मुझे ये करने के लिए फोर्स मत करो। तो अंकल की बात सुनने के बाद वो आदमी लोग कहने लगते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ स्टार देखने के लिए आए हैं और तुम्हारे पास क्या पावर है जो तुम हम लोगों को रोकोगे। और फिर क्विंसी की भी बहुत ज्यादा कुछ कहता है और लास्ट में कहते हैं कि चलिए हम लोगों के सामने एक लाइव गाना गाइए। ये सब कुछ सुनकर यान क्विंसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी मोनन वहाँ पर रहता है तो मोनन उसे रोकता है। मोनन कहते हैं तुम रुक जाओ, मैं इसे हैंडल करता हूँ। तो मोनन उन लोगों को पूछता है कि तुम लोगों का चीफ कौन है? तभी उनमें से वांग कहते हैं कि हो तो क्या तुम हमारे चीफ को रिपोर्ट करने वाले हो? तुम चाहते हो कि हमारा चीफ हमें 10 या 20 पुशअप के लिए पनिशमेंट दे? तभी मोनन कहते हैं कि तुम लोगों के चीफ को कहो कि मैं उसे पनिश देने आ रहा हूँ, आप लोग उसकी गाना सुनने चाहते हैं, है ना? ऐसे कि आप लोगों की मर्जी। और उसके बाद मोनन इन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगता है। तो ये सभी लोग मोनन की गुस्सा देखकर सब लोग शांत हो जाता है और कहने लगते हैं कि प्लीज ब्रदर हम लोगों को माफ कर दीजिए, डोंट शूट, हम लोगों को छोड़ दो, हम लोग गलत थे, प्लीज ब्रदर हम लोगों को माफ कर दीजिए। तो उसके बाद जुआनिन और वो लड़की मोनन को देखकर सोचने लगती है कि ये तो बहुत ही भयानक था। मोनन ने एक तरह के साउंड निकाला, मुझे ये साउंड थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगा। इसका साउंड इतना पावरफुल था कि वांग कुन और आदर्श लोग के कानों से खून बहने लगा। तो तभी यान क्विंसी के अंकल मोनन से कहते हैं कि मोनन क्या ये लायन का दहाड़ है? मोनन कहते हैं कि नहीं। उसके बाद मोनन फिर से कहते हैं कि मैंने सुना है कि इंस्ट्रक्टर टीजिंग एली ने कुछ लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए सिलेक्टेड किया है, उनमें से ये 3 भी था वांग कुन। इमीडिएटली इन लोगों को
डिस्क्वालीफाइड घोषित करो स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए। ये सब कुछ मूनन फोन कर बताता है। मूनन के ये बातें सुनकर वांग कुन सोचने लगता है कि एक फोन कॉल से डिस्क्वालीफाई, क्या ये बच्चा हम सभी लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है? आर्मी का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन कैसे कैंसिल हो सकता है? और तभी अचानक से वांग की फोन में एक मैसेज आता था कि कमीनो, तुम लोगों ने आसन में क्या किया? स्पेशल फोर्स ने डायरेक्टली तुम लोगों का ट्रेनिंग कैंसिल कर दिया है। तुम लोगों ने एक बात तक मुझे नहीं की। एग्जैक्टली क्या हुआ है वहाँ पर, कुछ तो बोलो। और तभी ये मैसेज देखने के बाद वो सभी लोग यहाँ से भागने लगता है और कहने लगते कि हे जल्दी करो, इस आदमी को परेशान नहीं किया जा सकता है। बाद सीन शिफ्ट होता है, वो सभी लोग एक साथ बैठकर मूनन को कहने लगता है कि हे मूनन, तुम बहुत ही अमेजिंग हो। और यान कुइंची कहते हैं कि ये कैसी मार्शल आर्ट है, सो पावरफुल। तो उन लोगों का मूनन जवाब देता है कि ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग बहुत ही हार्ड कल्टिवेट करते हो तो एक दिन आप लोग भी ये करने में सक्षम हो जाएंगे। तभी क्विंची की अंकल कहने लगते हैं कि तुमने जो साउंड निकाला वो बहुत ही मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल यही है कि उस साउंड से लोगों को घायल करना। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये इतना आसान है? और इधर यान क्विंची सोचने लगते हैं कि उसका कल्टीवेशन बहुत ही पावरफुल है, मुझे से ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम उसे पकड़ने के लिए उसके रास्ते पर चलने होगा मुझे, तो उसके बाद वो मुझे ठीक से देखेगा। तो गनन को मेडिटेशन करता हुआ दिखाई जाता है, जहाँ पर मूनन सोचना लगता है कि 8 लेवल का स्पिरिट गैदरिंग अभी खत्म हो चुका है। और तभी वहाँ पर मूनन की फोन बजने लगता है। तो मो जुआनिन मूनन को फोन कर कहते हैं कि हे लिटिल रस्किन, कल क्रिसमस है और मैं तुम्हें लेकर बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। तो तभी मूनन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि हे ठीक से बात करो। उसके बाद मूनन उससे एड्रेस मांगता है और सोचने लगते हैं कि फाइनली क्रिसमस का ये इवेंट आ ही गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मूनन को स्कूल एंट्रेंस में दिखाई जाता है। वहीं पर एक लड़की कार लेकर आती है, आकर कहती है कि चीफ कार के अंदर बैठी है। उसके बाद मूनन कार पर बैठकर एक जगह पर चले जाता है। तो उसके बाद वहाँ पर मूनन जाते ही सभी लोग मूनन को नमस्ते करने लगता है। मूनन वहाँ पर जाते ही शूलुजिया मूनन को कहते हैं कि जापानी स्टैंडर्ड ने 3 घंटा 15 मिनट पहले स्पिरिट वाइन की बिजनेस शुरू कर दिया है। हमारा पहला बायर था काउ फैमिली, और काउ फैमिली ने ऑलरेडी रशियन मार्केट खोल दिया है। काउ फैमिली का ये बैट्स ऑफ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट है 30 बिलियन। अगर उन लोगों के पास कोई भी पैसा नहीं होता है तो वो लोग एरा ऑफ फोर्स पर एंट्री कर लेगा और उन लोगों को 500 मिलियन का घाटा हो जाएगा। तभी मूनन एक मास्क पहन लेता है और कहने लगता है कि सिर्फ सफल होने के लिए, असफल होने के लिए नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इनलैंड रिवर टर्मिनल को दिखाया जाता है। वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि जियांगन की बिग बॉस सचमुच जानता है कि ये कैसे करना पड़ता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन स्टैम्प की जरूरत पड़ता है। तो तभी और एक बंदा उस सेकंड एल्डर को कहता है कि इस कार्गो का मालिक मिस्टर यंग यहाँ पर है। उसके बाद सेकंड एल्डर मिस्टर यंग को देखकर हंसने लगता है और कहते हैं कि मिस्टर यंग, आप रात में सनग्लास और मास्क पहने हो, क्या आपको डर है कि आपको कोई पहचान ना ले? तो तभी मिस्टर यंग उस सेकंड एल्डर को कहता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि 2 कारों के साथ लाइन अप करने के लिए तुम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हो, अगर ये कोई भी देख लिया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वो सेकंड एल्डर कहते हैं कि मिस्टर यंग, मैंने सुना है कि आप जियांगडू सिटी में हमेशा अच्छे समय बिताया है, और जब तुम हमारी यंजिंग सिटी में आए हो तब भी तुम डर रहे थे। या तुम इस बात से डर रहे हो कि हमारी काउ फैमिली तुम्हारे पूरे पैसा खा जाएगा? तो तभी मिस्टर यंग कहते हैं कि देखिए, मैं आपकी काउ फैमिली पर शक ही कर रहा हूँ, लेकिन जियांजिंग की मुंह जेनरेट बहुत ही खतरनाक है और आप जैसे कर रहे हैं उससे उसकी अट्रैक्शन खींच सकते हैं। तो चलिए अभी ट्रेड शुरू करते हैं। ये सुनकर सेकंड एल्डर जवाब देता है कि ये लिंगिए उस छोटे बच्चे मूनन से नहीं डरता है, उसने काउ फैमिली को बहुत बार पोक किया है और बेशर्मी से वो मूजवानन के साथ भी रिश्ता बना लिया है। मिस्टर यंग, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपका इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। और एक दिन मैं आपको अपने घर में बुलाकर अच्छे पार्टी दूंगा। तो ये सुनकर मिस्टर यंग कहने लगता है कि इसे भूल जाओ, क्योंकि अभी ट्रेड करने के बाद हम लोग आधे साल के बाद ट्रेड करेंगे एक साथ, और मुझे डर है मूजन के बारे में, कहीं ना उसे ये पता चल जाए। ये सुनते सेकंड एल्डर कहते हैं कि आधे साल के बाद क्या आपके पास पैसा नहीं है लेन देन करने के लिए? तो ये सुनकर मिस्टर यंग जवाब देता है कि किसने कहा कि मैं पैसा कमा नहीं सकता हूँ? अभी मेरा एक बहुत ही बड़ा पर्सन टारगेट में है, जब मैं उससे ये ले लूंगा तो तब मैं ऑनेस्टी और ओपनली आपके साथ व्यापार करूंगा। ओके, फिर जल्दी करिए और ट्रेड शुरू करते हैं। चलिए मुझे आपका स्टैम्प दीजिए, और आपके और मूनन के बीच का मामला आप लोगों के बीच में है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मूनन की बातें सुनकर ये सेकंड एल्डर कहने लगते हैं कि वो मूजेन, उसका चिंता छोड़ दो, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो अगर मैं चाहूंगा तो वो जिंदा रह पाएगा, अगर मैं चाहूंगा तो वो मर भी जाएगा। तो तभी वो लोग जब स्टैम्प लेने जाता है तो तभी अचानक से एक आवाज आता है और कहने लगता है कि एक चींटी मेरा लाइफ और डेट डिसाइड करेगा। तो तभी वहाँ पर कोई कहते हैं कि ए देखो, पानी से कोई इधर आ रहा है। तभी वहाँ पर मूनन अपनी गैंग के साथ चले आता है। तो ये देखते मिस्टर यंग कहने लगते ये लोग एनिमी है, एनिमी आ गया है हमारे इधर। तभी उन लोगों को देखकर सेकंड एल्डर कहता है कि ए तुम सड़क रोकने वाले कुत्ते, तुम लोगों का नाम क्या है? तो तभी मूनन कहते हैं कि डार्क लिस्ट अभी काम पर है, जो कोई भी हमारे रास्ते पर आएगा उसे मार डालो। तो तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि ओह डार्क लिस्ट, तुम लोग फिर से आ गए हो, तुम लोगों को क्या लगता है कि हाँ हमारा काउ फैमिली तुम लोगों से डरता है? और फिर वो एल्डर ऊपर
चले जाता है। ऊपर चले जाकर कहते हैं कि हे डार्कलिस्ट तुम लोग आ जाओ, ये बुरा आदमी तुम लोगों के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा है। वो शिप पर बहुत सारा बाजूका होता है, तो इन बाजुओं को देखकर डार्कलिस्ट के कुछ मेंबर कहने लगते हैं कि डैम ये तो बाजूका है, ये बहुत ही खतरनाक है। तो मूनन इन लोगों को कहते हैं कि ये मुझ पर तुम लोग छोड़ दो। उसके बाद मूनन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसके बाद मूनन नदी को उलट देता है और ये देखकर वो सभी लोग वहाँ से भागने लगता है और मूनन इन लोगों को कहते हैं कि उन सभी लोगों को मार डालो। उसके बाद मूनन उस सेकंड एल्डर के पास चले आता है, तो वो सेकंड एल्डर कहता है कि डार्कलिस्ट तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ हम लोगों के काम पर दखलदारी करने की? लगता है ये कि तुम लोग भूल गए हो इतने दिनों से तुम लोगों का पालन पोषण कौन किया। और ये कहने के बाद ही वो सेकंड एल्डर मूनन के ऊपर हमला कर देता है उसकी स्वॉर्ड के साथ। मूनन उसकी अटैक को रोकता हुआ कहते हैं कि ये थोड़ा अजीब सा ब्लेड है। तो मूनन की ये बात सुनकर सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहते हैं कि अभी बहुत लेट हो गया है मेरे ब्लेड को पहचानने में, आज मैं तुम्हारे खून से मेरे ब्लेड की प्यास बुझाऊंगा। और इधर मिस्टर यंग पानी पर डूब रहा होता है और पानी से उठ रहा होता है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके शिप पर ऊपर उठ जाता है और लास्ट में उसके स्टैम्प पेपर को ढूंढ लेता है। ये स्टैम्प देखकर हंसने लगता है और कहते हैं हाँ ये अभी भी मेरा है और जब मेरा पैसा हो जाएगा तो मैं नेचुरली फिर से रीस गेन हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर अचानक से लाओजू आ जाता है, यानी कि मूनन का आदमी आ जाते हैं, उसे एक लात मारता है और लात मार के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने मेरी खजानों को लूटने की, और फिर से उसे लात मारकर बोट से पानी पर गिरा देता है। और इधर मिस्टर यंग फिर से ऊपर उठकर सोचने लगता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेगा। और तभी उसके ऊपर लाओजू फिर से पैर रख देता है और पैर से कुचलने लगता है और कहता है कि तुम फिर से भाग सकते हो, है ना। और तभी अचानक से उस बॉडी से जहाज पर एक ब्लास्ट हो जाता है, तो ये देखकर लाओजू सोचने लगता है कि लगता है ये फाइट बहुत ही इंसेन चल रहा है। और इधर सेकंड एल्डर और मूनन लड़ने लगता है। तभी इधर से सू लुजिया चिल्लाकर मूनन को कहने लगती है कि ए बी केयरफुल, जियो कोएंजुके की ब्लेड पावर बहुत ही खतरनाक है। इधर ये सेकंड एल्डर कहने लगता है कि अगर तुम मेरे ये वार्प ब्लेड पावर की वजह से मरते हो ये तो तुम्हारी बहुत ही सम्मान की बात होगा, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, हाँ भाड़ में जाओ तुम। और मूनन के ऊपर फिर से हमला कर देता है और फिर मूनन को कहते हैं कि जीतना क्लियर है बच्चे। और फिर से सेकंड एल्डर मूनन को कहते हैं कि मुझे आग के सगर में दफना दो। मूनन कहते हैं कि यही खत्म है। उसके बाद मूनन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है 10 मून इमोर्टल डिस्ट्रक्शन और इस सेकंड स्टाइल का नाम है ब्रेकिंग द रिवर ऑफ हेवन। और इधर एल्डर इस्तेमाल करने लगता है उसकी हेवनली वार्प ब्लेड पावर को और उन लोगों की पावर की वजह से वो जहाज पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और दूर से ये देखकर ये लोग कहने लगते हैं कि ओ माय गॉड ये जहाज डूब रहा है। और इधर शू लुजिया कहने लगती है कि चीफ, और तभी शू लुजिया अपने चीफ की तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसके सामने और एक बंदा आकर कहते हैं कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। और तभी शू लुजिया अपनी तलवार से उसे मारकर कहते हैं कि हे मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर बियानोवा को कहती है कि हे बियानोवा नीचे जाओ और देखो चीफ क्या कर रही है। तो बियानोवा भी दौड़ने लगती है और कहती है कि ओके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शिप को डूबता हुआ दिखाया जाता है। तो वही पर से अचानक मूनन बाहर आ जाता है और इधर और भी ज्यादा लोग होता है उन लोगों को रोकने के लिए। तो मूनन इन लोगों को कहते हैं कि जल्दी इन लोगों को साथ फाइट करो और ये लोग कहते हैं कि रोजर है। उसके बाद शू लुजिया मूनन के सामने आकर कहती है कि चीफ हम लोगों ने काओ फैमिली का सारे आदमी का सर कलम कर दिया है। तो ये सुनकर मूनन कहता है कि नॉट बैड गाइस। लाओजू मूनन को कहते हैं कि बॉस मैंने इस अंडे को पकड़ लिया है, यानी कि वो मिस्टर यंग की बात कर रहा है। तो उसके बाद मूनन अपना मार्क्स हटाकर उस यंग को कहते हैं कि यंग तुमने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटेड किए हो। तो तभी मिस्टर यंग कहता है कि ये मू जेन रेन ये आप हैं, तो आप पहले से ही ये सब कुछ जानते थे। तो तभी मूनन कहते हैं कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम किंग्सवन ग्रुप के समय तुम और मिस निंग ने मुझे बहुत मदद किया थे, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। तो उसके बाद मिस्टर जंग मूनन से माफी मांगने लगता और कहते हैं कि मू जेन रेन मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, मैं कभी भी और ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, मुझे और एक मौका दीजिए, मैं डेफिनेटली चेंज होऊंगा। देखो मूनन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे मार डालोगे तो वो बहुत ज्यादा दुख जाएगी, क्या तुम चाहते हो कि वो अकेला रहे? तो भी मूनन कहती कि मैंने चेक किया कि तुम्हारी सिस्टर ने सीक्रेटली तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, लेकिन वो जब तुम्हारे घर गई थी तो तुम्हारे घर के लोगों ने उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया। असली प्यार बोलते कोई भी चीज नहीं होता। तभी लाओजू मूनन को कहते हैं कि बॉस क्या आप चाहते हैं कि मैं उसकी उंगलियां और पैर की उंगलियां भी काट दूं? ये लड़का बहुत ही झूठ बोलता है। तो उसके बाद मूनन मिस्टर यंग को कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग खुद को बहुत ही स्मार्ट और चालाक समझते हो और दूसरों को गधा समझते हो, चलो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। तो ये सुनते मिस्टर यंग कहते हैं कि ग्रेट, आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए राजी हूँ। तभी मूनन कहते हैं कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम काओ लिंगटियन तक मेरा ये शब्द से पहुंचाओ। काओ लिंगटियन को उसकी मैरिज सर्टिफिकेट लाने के लिए कहना और मैं उसके लिए लॉन्ग बैंक में इंतजार करूंगा। तो तभी लाओजू कहते हैं कि बॉस लूट यहाँ पर है, मुझे नहीं लगता कि इस आदमी को इतना आराम की लाइफ जीने के लिए अलाउ करना चाहिए। तभी मूनन कहते हैं कि मैंने उसे कभी भी जीवित रहने के लिए नहीं कहा। उसके बाद मूनन उस स्प्लिट लिप बॉक्स को अधीनत्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शू लुजिया को कहता है। फिर शू लुजिया मूनन के हाथ पर वो अंगूठी देख
देखकर कहने लगती है कि ये रिंग तो बहुत ही सुविधाजनक है, क्या आप इसके अंदर एक नेक ब्यूटीफुल को इंसाइड कर सकते हैं? एंड देन और ये सुनते ही मूनन वहां से दौड़कर भागने लगता है और शू लूजिया देखकर कहते हैं कि ए मैंने अभी तक अपनी बातें खत्म नहीं की है। फिर लाओजू को गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इस जगह को क्लियर करो, मैं वापस जा रही हूँ। तभी लाओजू भी कहते हैं कि नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे ये जॉब देने के लिए, और वैसे डिप्टी चीफ आपका तो कोई नाइट लाइफ नहीं है, तो आप इतना जल्दी क्यों वापस जा रहे हैं? तभी शू लूजिया लाओजू की कान पकड़ कर कहते हैं कि देखो मैं सिंगल हुआ तो क्या हुई, क्या मुझे इस क्रिसमस इवनिंग बिताने का कोई हक नहीं है? देखो लेजी मत बनो, और मुझे पता है कि तुम पैसों से भरपूर हो। तभी लाओजू कहती है कि आंटी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें काओ फैमिली के विला को दिखाया जाता है। तो वहाँ पर काओ लिंगटियन की मॉम जीलिंग को कहती है कि जीलिंग तुम बहुत ही खूबसूरत हो, हमारी फैमिली की काओ लिंगटियन की देखो, तुम्हारा आंखें एकदम स्ट्रेट है। हाँ? तो तभी काओ लिंगटियन के पापा भी कहता है कि मैंने अभी भी सुना था कि जुआंग फैमिली की सभी लड़कियां बहुत ही खूबसूरत हैं, और जब मैं आज तुम्हें देखी तो मैं विश्वास कर गया कि यानजिंग में जिलिंग से खूबसूरत और कोई नहीं है। तो तभी जीलिंग भी कहती है कि मैंने सुना है कि एक पर्सन है जो कि हमारी 4 महान फैमिलियों में से, उसका नाम है मू जुआनिन, और इवन हमारे डैन एसोसिएशन भी उसकी खूबसूरती पर पागल हो रही है, और मैं ये भी सुना है कि वो लिंगटियन की मंगेतर है। मुझे ये पता नहीं कि सच या गलत। तो तभी काओ लिंगटियन कहती कि मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ और हम दोनों एक सिर्फ दोस्त हैं। तो तभी काओ लिंगटियन फिर से कहते हैं क्या जिलिंग को मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरेस्टेड हो गए हैं? ये सुनकर जिलिंग थोड़ा शर्माने लगती है और कहती है कि मैं जस्ट ये पूछ ली, इस बार पेनलोंग बैग को बहुत जल्द आयोजित किया है और किल्जी बहुत ही बड़ी भीड़ है, ऐसा लगता है कि ये लगातार पहला होगा। तो तभी लिंगटियन के पापा भी कहता है पिछली बार हमारे योंग मास्टर ने पहले स्थान लिया था तो बहुत ही आसान था, और इस बार भी उसकी पोजीशन को कोई भी नहीं हिला सकता है। तो वहाँ पर और भी कुछ लोग होते हैं, तो वो लोग भी ये सुनकर कहने लगते हैं कि हाँ ये एकदम सही है, इस बार भी हमारी यंग मास्टर जीतेगा और डेफिनेटली प्राचीन मार्शल आर्ट फैमिली पर अंदर जा जाएगा, और अभी भी हम लोग यंग मास्टर के पूरा ही सपोर्ट करते हैं। तो तभी काओ लिंगटियन सभी लोगों को बो करते हुए कहते हैं कि आप सभी लोगों का शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, जब तक यहाँ पर काओ लिंगटियन है तब तक आप लोगों की परिवार को मैं रक्षा करूंगा। तभी वहाँ पर हमें एक आदमी को दौड़ता आता हुआ दिखाया जाता है। तो वो आदमी आते ही कहने लगते हैं कि डार्क लिस्ट के लोगों ने मेरे पिताजी को मार डाला है, यंग मास्टर मैडम आप लोगों को मेरे पिताजी का बदला लेना होगा। तभी काओ लिंगटियन कहते हैं कि जियो लियू क्या हो रहा है ये सब? बाहर एक यंग चिंग नाम का लोग आया है जो हमारे साथ बिजनेस करता है, उसने कहा कि वो आपको सिचुएशन रिपोर्ट करना चाहता है। हाउसकीपर ने उसे यंग मास्टर के लिए वेट करने के लिए कहा है। लिंगटियन कहते हैं कि उसे वहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ पर कोई नहीं है, ये फैमिली मैटर हुआ तो क्या हुआ, उसे अंदर रहने के लिए कहा। तो ये सुनते जियो लियू सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि सचमुच काओ लिंगटियन हम लोगों को अपना मानता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर मिस्टर यंग चले आता है, आकर कहता है कि यंग मास्टर काओ हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही स्मूथली चल रहा था। तो ठीक उसी समय जियांगन प्रोविंस के मू जिनडेन वहाँ पर चले आया डार्क लिस्ट के साथ, और आकर हमारे सब कुछ लूट लिया है, और अभी काओ फैमिली के कोई भी बचे नहीं है, और हमारा बोट भी डूब रहे हैं। तो ये सब कुछ सुनने के बाद काओ लिंगटियन सोचने लगते हैं कि ये डार्क लिस्ट फिर से आ गया, ये मूनन फिर से आ गया। लास्ट टाइम जब मू जुआनिन डार्क लिस्ट के साथ इन्वॉल्व हो गया था तब मैं असफल हो गया था। तो उसके बाद काओ लिंगटियन मिस्टर यंग से पूछता है कि डार्क लिस्ट में मूनन की स्टेटस क्या है? मिस्टर यंग कहते हैं कि मुझे याद है कि उनमें से एक लाओजू मू जेनर का बॉस था। ये सुनते काओ लिंगटियन कहते हैं कि लाओजू, मैं उस लाओजू मोटे आदमी को जानता हूँ, वो दोनों डुओ लोग शो लूजे का बहुत ज्यादा काम किया। तो ये सुनकर मिस्टर यंग कहते हैं कि तो फिर मूनन ने आपको कहने के लिए मुझे क्यों कहा? उसने आपको मैरिज सर्टिफिकेट ले जाने के लिए कहा और वो आपके लिए पेनलोंग बैंक्यू में वेट करेगा। ये सुनकर काओ लिंगटियन गुस्सा होने लगता है और कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया मूनन, अगर तुम्हारा वहाँ पर आने की हिम्मत है तो मैं पर्सनली तुम्हें कुनलुन में गाड़ आऊंगा। जिलिंग कहने लगती है कि मैरिज सर्टिफिकेट क्या है? क्या तुम्हारा और जुआनिन के बीच का मैरिज सर्टिफिकेट है ये? काओ लिंगटियन की मॉम कहती है कि अरे नहीं, उसकी बकवास मत सुनो, हमारे काओ लिंगटियन के पास और दूसरे के साथ मैरिज सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है? उसके बाद जिलिंग हु कहकर सोचने लगती है कि लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट है लेकिन फिर भी मान नहीं रहे हैं, और काओ लिंगटियन को 2 शादी करने का ख्वाहिश है। एक्चुअली में उसकी पूरी फैमिली मुझे फंसाना चाहती है। और इधर काओ लिंगटियन सोचने लगते है कि ये मूनन के वजह से डैन एसोसिएशन के रानी से देखने की नजरिया बदल गई है। बट मिस्टर यंग को कहते हैं कि क्या तुम और भी कुछ कहना चाहते हो? मिस्टर यंग कहते हैं कि नो मास्टर, आपको हम लोगों की बदला लेना होगा। तभी काओ लिंगटियन गुस्सा होकर कहते हैं कि सभी लोग मारा गया है, अब सिर्फ तुम ही बची हो और ये दुख तुम महसूस कर रहे हो, तो मैं इसलिए तुमको उन लोगों के पास भेज रहा हूँ। मिस्टर यंग को एक जोर से मुक्का मार देता है, चारों तरफ खून ही खून हो जाता है, और इधर जिलिंग के शरीर के ऊपर भी वो खून आकर गिरता है। तभी जिलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर कहती है कि काओ लिंगटियन, तुम लोगों को मार रहे हो, ये बहुत ही शर्मनाक है, तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने सोची थी कि तुम एक जेंटलमैन हो, लेकिन पता नहीं था मुझे कि इतना छोटा कुछ होने के बाद तुम इतना क्रूर हो जाओगे। आई विश कि तुम और मू जुआनिन तुम दोनों 100 साल एक साथ रहो, अलविदा हमेशा के लिए। और ये कहकर वहां से चले जाने लगती है। और इधर जिलिंग भी जब चले जाती है तो इसे देखकर
काओ लिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगते हैं कि मूनन मैं तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मूनन को दिखाया जाता है। तो वहीं पर मूनन कहने लगते हैं कि क्या मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं। और तभी मूनन मू जुआनिन को देखता है और इधर मू जुआनिन सोचने लगती है कि क्या मैं उसे कॉल करूं, वो क्या कर रहे हैं होंगे। वो हमेशा ही मिस्टीरियस रहता है। वो लोग यांजिंग यूनिवर्सिटी की एक सड़क पर खड़ा हुआ है। फिर से जुआनिन सोचने लगती है कि मैं 10 तक गिनती करूंगा, अगर मेरे सामने 10 गिनने तक कोई आदमी आ जाता है तो मैं उसे कॉल करूंगी। और फिर मू जुआनिन काउंट करने लगते हैं 1 2 3 8 9। और तभी एक छोटे से लड़की कहती है कि हे प्रीटी सिस्टर, और इधर जुआनिन के गिनती में भी 10 हो जाती है। तो तभी वहाँ पर वो छोटी सी लड़की मू जुआनिन को कहती है कि हे प्रीटी सिस्टर, क्या आप एक रोज खरीदना चाहेंगे? एक रोज का दाम कीमत है 50 यॉन्स, आप ये खरीद कर आपके बॉयफ्रेंड को दे सकते हैं। उसके बाद जुआनिन उसको पैसा देकर वो सारी गोल्फ खरीद लेती है। तभी वो छोटी सी लड़की कहती है कि थैंक यू सिस्टर, आई विश कि तुम और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाओ। तो तभी जुआनिन कहती है कि थैंक यू, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड आसपास नहीं है तो मैं इसलिए तुम्हें दे दूंगी ये। तो ये पाती वो छोटी सी लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू सिस्टर, मुझे कभी भी किसी ने भी फ्लावर्स नहीं दिया है, तुम बहुत ही काइंड हार्टेड हो सिस्टर, तुम्हारे बॉयफ्रेंड बहुत ही लकी है, वो यहाँ पर जल्दी आ जाएगी। और ये कहकर वो जुआनिन को बाय दिखाकर वहां से जाने लगती है। और वो जाने के बाद फिर से जुआनिन कहने लगती है कि इस बार 10 नंबर वाला मैन होना चाहिए। तो जुआनिन मूनन को कॉल करती है और मूनन की फोन बजने लगता है। तो अचानक से जुआनिन को पीछे से एक आवाज आती है, तो वो पीछे घूमकर देखती है कि मूनन। और तभी मूनन कहते हैं कि ये जुआनिन मैं यहाँ हूँ। जुआनिन मूनन को देखती ही उसके पास दौड़कर चले जाती है। इधर जाके मूनन को पकड़ लेती है। वहाँ पर अचानक से एक कार आ जाता है, तो वहाँ से एक लेडी निकल कर कहती है कि मिस आपको डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मास्टर ने कहा है तुम्हें 7 AM के पहले ही पिकअप करने के लिए, और अभी ऑलमोस्ट जाने का समय आ गया है। ये सुनकर जुआनिन पूछती है कि ग्रैंडफा ने क्या कहा। तो तभी वो लड़के कहती है कि ये आपकी एंगेजमेंट को लेकर है, काओ फैमिली ने एग्री कर लिया है एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए, मास्टर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको बुलाया है। ये सुनते जुआनिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर मूनन की गोद में होकर कुटती कह दी कि ये मूनन तुमने क्या सुना, ये कहा तुमने सुना ये बात। तो मूनन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहते ये तो बहुत ही अच्छा है। मूनन मन ही मन सोचने लगता है कि क्या काओ फैमिली एंगेजमेंट तोड़ने के लिए राजी हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। तो फिर से वो लेडीज मू जुआनिन को कहती है कि मिस जल्दी कीजिए, अभी 6:40 हो गया है। तभी मूनन कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे मू फैमिली तक तुम्हें कॉम्पोनेंट देने के लिए चाहता हूँ। तो जुआनिन कहते हैं कि मूनन क्या तुम सचमुच मेरे साथ जाना चाहती हो? कि मैं अकेला हैंडल कर सकती हूँ, वो मेरी दादाजी है, वो कुछ भी नहीं करवाएगी मुझे। मूनन कहते हैं कि इट्स ओके, लेकिन काओ फैमिली भी वहाँ पर है तो मैं उन लोगों को भी देखने के लिए वापस जा रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों कार पर बैठ जाते हैं और उसके बाद जुआनिन मूनन को कहती है कि वंडर हुआंगफू ने मुझे अपनी गॉड डॉटर रूप के माना है, तो इसलिए मेरा फैमिली तुमको बहुत ही नफरत करेगी। अभी मूनन जुआनिन के हाथ के ऊपर हाथ रखकर कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारा फैमिली क्या सोचता है, ये नहीं कौन कितना पावरफुल है, तुम्हें अपने से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। और उसके बाद वो लोग वहाँ पर चले आता है। वहाँ पर आते ही वो लोग देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा लोग होता है। अभी कार से पहले मूनन उतरता है और मूनन को देखकर कुछ लोग कहने लगता है कि ये तो मूनन है, अफवाह जितना ये इतना खराब भी नहीं है। उसके बाद मूनन जुआनिन को बाहर निकलने के लिए गेट खोलता है और मूनन कहती है कि चलो आ जाओ, कार से बाहर आ जाओ। उसके बाद मूनन जुआनिन के हाथ पकड़कर जुआनिन को बाहर निकालती है और इन दोनों को देखकर बाकी सारे लोग कहने लगते हैं कि वाओ मॉम देखो जुआनिन का बॉयफ्रेंड तो बहुत ही हैंडसम है। और एक लेडी कहती है कि अरे बाप रे क्या ये मूनन है, ऐसे क्यों लग रहा है कि इस बच्चे को मैं कई दिनों से नहीं देखा, ये लोग इतना बदल कैसे गया। और इधर और एक लड़का कहती है कि ब्रदर मुझे तो मूनन को देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे कि तुमने कहा कि वो बुरा है, उस पर्सन को देखो वो कैसे अनलेस अंडरग्राउंड लीडर हो सकता है। तभी और एक छोटी सी लड़की कहती है कि सिस्टर क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिग स्टार है? वो तो स्टार से भी बहुत अच्छा दिखता है, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम लोग कब ब्रेकअप करोगे? तभी जुआनिन हंसकर कहने लगती है कि अरे बाप रे बाप तुम तो 8 साल का हो, क्या तुम्हें पता भी है कि बॉयफ्रेंड क्या होता है? जाओ जल्दी चले जाओ वापस। तभी जुआनिन उससे ग्रैंडफा को कहती कि ग्रैंडफा ये मेरी बॉयफ्रेंड है मूनन। तभी वहाँ पर ग्रैंडफा आकर कहते हैं कि मिस्टर मूनन ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्रोफेसर अच्छे से बात नहीं समझता है, कि तुम्हें पहले से बहुत ही बेहतर लग रहा है लेकिन तुम अब भी क्वालिफाइड नहीं हो मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए। और ये सुनते ही जुआनिन की मौन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी मूनन भी गुस्से में आकर ग्रैंडफा को कहता है कि क्वालिफिकेशन की बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा क्वालिफिकेशन आपको मेरे सामने झुकाने के लिए काफी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है कि जुआनिन कब तक मुझे अपने के लिए क्वालिफाइड मानते हैं, एक बहुत काफी है। ग्रैंडफा भी कहते हैं कि तुम जिसके बारे में बात करो ये सिर्फ एक सपना है, तुम जियांगन प्रोविंस और यांचिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अलावा और कुछ भी नहीं हो, और तुम हमारी मू फैमिली के लिए कुछ भी नहीं हो, तुम मेरी पोती के लायक भी नहीं है, और अभी तक वो 18 साल का भी नहीं हुआ है, वो सिर्फ तुमसे धोखा खा रही है। तो तभी वहाँ पर आंटी लिवली आ जाती है। आंटी लिवली आकर कहते हैं कि मिस्टर मू आप जो बात कर रहे हैं वो गलत है, आपके सामने जो लड़का है मू जेनरेट, मैंने सुना है कि उसका कल्टीवेशन लेवल इतना हाई है कि उसे क्यूशू हेवनली रैंकिंग लिस्ट पर स्थान दिया जाएगा।
जाएगा। तो तभी जुआनिन आंटी लिवली को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आंटी लिवली आप बाहर कैसे आई। तो तभी आंटी लिवली कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए अंदर वेट करते करते बोर हो गए, तो इसलिए मैं बाहर टहलने के लिए आया और तुम लोगों के साथ मीट भी हो गया। उसके बाद ग्रैंडपा फिर से कहते हैं कि आज तक उस लिस्ट पर कोई भी नहीं जा सका, यह तक कि काओ लिंगडियन भी 5 साल पहले कोशिश किया था लेकिन नहीं जा पाया। तो तभी आंटी लिवली भी कहती है कि वो हेवनली लिस्ट 10 लोग बैंकिंग के बाद अनाउंसमेंट होगा, लेकिन मुझे ये बिलीव है कि मूनन की इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो वहाँ पर जा पाए। मिस्टर मू, क्या आपको याद है शांगबाओ ग्रुप जो लोगों ने लास्ट मंथ अपने मार्केट वैल्यू 300 बिलियन लेकर अपनी कंपनी शुरू किया है? मैंने उनको बहुत बार कोऑपरेट करने की कोशिश भी की है। तो तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि बिना रीजन के तुम यहाँ पर ये बात क्यों कर रहे हो? क्या वो ताओयान का कोई रिलेटिव है? तभी मिस लिवली कहती है कि ऑफ कोर्स वो ताओयान फैमिली के रिलेटिव नहीं है, लेकिन वो ताओयान बिग बॉस है, यानी कि शांगबाओ ग्रुप की चेयरमैन मूनन। तो ये सुनते दादाजी कहने लगते हैं क्या वो सचमुच शांगबाओ ग्रुप की चेयरमैन है? तभी और एक लड़की कहने लगती है कि इसे देखकर ही पता चलती है कि बहुत ही अमीर लड़का है, उसे मैं जितना देख रही हूँ उतनी फिदा हो रही हूँ। जुआनिन बहुत सही पसंद की है और मैं अभी से उन लोगों के पास खड़ा हूँ और ये है चेयरमैन और ये हमें खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा भी देंगे। तो तभी जुआनिन मूनन से पूछते हैं कि मूनन क्या ये सच है? तो फिर से लिवली ग्रैंडपा को कहते हैं कि मिस्टर मू, क्या आप अभी तक ये खबर नहीं जानते थे? तो तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मिस ये, क्या आप लास्ट मंथ इसके बारे में बात करने के बाद क्या आपने फिर से इन्वेस्टिगेशन किया था? तो तभी ये लिवली कहती है कि व्हाट इन्वेस्टिगेशन? मैं ये लिवली हूँ और मैं जब किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू देखता हूँ तो मैं कब गलत नहीं होती हूँ। तो तभी फिर से ग्रैंडपा कहते हैं कि मिस ये, मैं जानता हूँ कि आपकी विजन नेचुरली यूनिक है, लेकिन आपको कुछ मिसअंडरस्टूड हुआ है। वो शांगबाओ ग्रुप के चेयरमैन नहीं हो सकता है, आपको धोखा दिया गया है। तो तभी ये लिवली कहते हैं कि आपका मतलब क्या है? तो तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि देखिए उसका आइडेंटिटी चेयरमैन ये एक स्कैम है, तुमने सही से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है लेकिन मैंने की है। लास्ट में उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो शांगबाओ ग्रुप की चेयरमैन है। देखो ये बहुत ही सिंपल है, क्या तुमने कभी भी उसे कुछ मीटिंग पे देखा है? क्या उसको कभी भी शांगबाओ ग्रुप के बारे में बात करते हुए सुना है? नहीं, कुछ भी नहीं है ना। और मुझे तो ये भी पता है कि उसको ये भी पता नहीं होगा शायद शांगबाओ ग्रुप की नंबर क्या है। देखो ये 300 बिलियन ग्रुप ऑफ कंपनी कोई मजाक नहीं है और तुम खुद एक यूनिवर्सिटी जाए हो प्रोफेसर की काम करने के लिए। ग्रैंडपा ये लिवली को कहते हैं कि तुम इसको कैसे जानते हो? तो तभी ये लिवली मूनन से कहती है कि मूनन क्या तुमने मुझे सचमुच झूठ बोला? तो मूनन कुछ भी नहीं जवाब देता है। तो वो फिर से कहती है कि मूनन कुछ तो बोलो, तुम मुझे सचमुच झूठ बोली है? तो तभी मूनन भी जवाब देता है कि मुझे इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं जुआनिन के साथ रहना चाहते हो तो सिर्फ मूनन नाम ही काफी है। तो फिर ये लिवली कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है? मूनन, मैंने तुमको एक अच्छा दोस्त माना है लेकिन तुम एक्चुअली में अलग हो, मैंने तुम्हें गलत समझा है। और ये सुनते ही वो दोनों मूव फैमिली की लड़की फिर से बदल जाती है और कहती है कि तुम्हारा इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने आकर झूठ बोलते हो। मैं तो तुम्हें देख कर ही समझ गई थी कि तुम गलत हो, तुम अपना फेक आइडेंटिटी बनाकर मूव फैमिली पे आना चाहते हो, ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। उसके बाद ग्रैंडपा जुआनिन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जुआनिन इस तरह के लड़के के साथ मत रहो जो कि इतनी सारे लड़कियों को धोखा दिया है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ तुम। लेकिन ये सुनकर भी जुआनिन अपनी ग्रैंडपा के पास नहीं जाती है और कहती है कि क्या वो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो मैं जानती हूँ कि वो डेफिनेटली पैसा कमा लेगा और मैं भी पैसा कमा लूंगी। तभी और एक लड़की मो जुआनिन को कहती है कि तुम स्टूपिड हो, ये पैसों की बात नहीं है, सबसे बड़ा तो वो झूठा है और वो चीट कर रही है, वो अपनी फीलिंग्स को साथ खेल रही है। तुम इतना स्टूपिड क्यों हो? मूनन, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जा रहे हो? तो तभी मूनन भी कहती कि मैंने अपना आइडेंटिटी नहीं बताया है और अपनी आइडेंटिटी के लिए मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ। वो लड़की भी चिल्लाने लगती है तो वो कहती है कि तुम हमारी मूव फैमिली के ऊपर जबरदस्ती चढ़ने की सपना देख रहे हो, तुम्हारे पास ना तो कोई आइडेंटिटी है ना तो कोई स्टेटस और तुम बेशर्म की तरह हमारे दरवाजे पर आके खड़ा होते हो। शायद जियांगन प्रोविंस के नंबर 1 पर्सन को पता नहीं है कि तुम फेक हो। अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो हम लोग तुम्हें डायरेक्टली फेंक देंगे। मूव जुआनिन, तुम यहाँ पर आ जाओ, ये लायर तुम्हारे लायक नहीं है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो मूनन, हमारी जुआनिन बहुत ही महान है, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे तुम चाह सकते हो। देखो मैं तुमको सिर्फ ये खातिर छोड़ रहा हूँ कि तुमने जुआनिन को बचाया है। तुम यहाँ से मूव फैमिली के हाउस से निकल जाओ, कोई भी यहाँ पर मत आना। तुम और हमारी म्यू फैमिली अब इससे कभी तक में नहीं मिलेंगे। तभी मूनन कहते हैं कि मैं आज यहाँ पर कुछ अनाउंस करने के लिए आया था। मूव जुआनिन की मैरिज सर्टिफिकेट में ये अपने हाथों से वापस लूंगा और जहाँ तक चारों फैमिली की क्वालिफिकेशन की बात है, मेरी नजर में ये मेंशन करना जरूरत नहीं है। और फिर जुआनिन को कहती है कि तुम उन लोगों के पास जाओ, वो लोग तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो तभी जुआनिन कहती है कि आई डोंट, मुझे सचमुच तुम्हारी कोई भी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मूनन कहते हैं कि मुझे पता है कि वो लोग अभी पेनलोंग बैंकों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और हो सकता है कि काओ फैमिली तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन तुम्हारे पास कमांडर वांगफू जैसा गॉडफादर है और वो रहते हुए तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तो मैटर यही पर खत्म होता है और बात सिर्फ यही है कि वो हमें डांटना चाहते हैं, सिर्फ डांटना चाहते हैं। और फिर जुआनिन मूनन से पूछता है कि क्या तुम भी पेनलोंग बैंकों में जाओगे? वहाँ पर कुनलुंग माउंटेन की लोग होंगे और
और तुम उन लोगों के साथ हॉलीडे मनाओगे और वहाँ पर काओ फैमिली के लोग डेफिनेटली हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। तो तभी मूनन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने जो कहा था मैं वही करूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मूनन अपार्टमेंट को दिखाया जाता है। तो मूनन जब अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो उसे कुछ म्यूजिक सुनाई देता है। तो मूनन सोचने लगती है कि ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है और मूनन ये भी देखता है कि उसके दरवाजे की लॉक टूटा हुआ है और मूनन अंदर जाते ही कहते हैं कि इतना अहंकारी कौन है और मूनन ये लिवली को देखती कहती है कि हे तुम। तो ये लिवली कहती है कि ओह तो तुम वापस आ गए हो और मूनन उसे देखते ही उसको पता चल जाता है कि वो अल्कोहलिक है, यानी कि शराब की नशे में है। तो मूनन उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गाइस मुझे पता नहीं कि ये लिवली है या और कोई दूसरा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को पता चल गया तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना ये कौन है। तो ये लेडी कहती है कि तुमने मुझे जब मैसेज किया बहुत समय हो गया है, मैंने लास्ट टाइम बहुत ही कंफर्टेबल मैसेज किया था, चलो अभी जल्दी करो। तो तभी मूनन कहती है कि क्या कहा तुमने। तो तभी वो लड़की कहती है कि मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गई। तो तभी मूनन कहती है कि जब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम संगम ग्रुप की कैसे बात कर रहे हो। गाइस ये लिवली है। तो ये लिवली कहती है कि यस बट नॉट कम्प्लीटली, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे झूठ बोला या सच। तो तभी मूनन कहती है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये लिवली कहती है कि ऑफकोर्स यहाँ पर डिफरेंस है। और फिर से ये लिवली कहती है कि मैं कभी भी किसी का भी एक भी सिंगल चीज को भी मिस नहीं करती हूँ। मैं जब 9 साल का थी मैं तब से अपनी फैमिली को एडवाइस देने में मदद की है, मैंने कभी भी तुमको झूठ नहीं बोली है। हालांकि मैं बचपन से पुरुष के ऊपर अट्रैक्टेड नहीं हूँ, लेकिन सच में तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई रिजेक्शन टुवर्ड्स नहीं है। जब तुम मेरे घर में आए थे तब तुम झील के पानी को बर्फ के टुकड़ों में बदल सकते हैं, तुम एक झटके में बहुत सारे लोगों को मार सकते हो और तुम आईबीबी बैंकों में शाइन किए हो, तुम जियांगन प्रोविंस के नंबर 1 पर्सन हो। तुमने कहा था कि तुम जुआन इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो और वो मिलिट्री वर्ल्ड की प्रिंसेस बन गई। मुझे लगा कि हम दोनों एक ही तरह के लोग हैं और तुम भरोसेमंद आदमी हो। मुझे लगा कि तुम ऐसे कोई पर्सन हो जो मुझे समझ सकते हो। तो तभी मूनन उसे रोकता हुआ कहते है कि तुमने ड्रंक किया है, तुम वापस चले जाओ। उसके बाद ये लिवली अपने कपड़ा पहनती हुई कहती है कि सॉरी मैं सचमुच ड्रंक किए हो, लेकिन प्लीज तुम ये बताओ कि तुम हो कौन। तो मूनन कहते है कि तुम पेनलोंग बैंकू के लिए वेट करो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं हूँ कौन। ये लिवली कहती है कि पेनलोंग बैंकू वो कुछ ही दिनों के दूर में है, मैं पेनलोंग बैंकू में तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। सुनो सावधान रहना क्योंकि 4 महान फैमिली से कोई भी अभी तुम्हारे पक्ष में नहीं है और काओ फैमिली ने अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोगों को हायर किया है उन लोगों को मदद करने के लिए। कुनलुन माउंटेन की दान हुई तुम्हारे अगेंस्ट होगा, वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और फिर जाते जाते मूनन को कहते हैं कि तुम दिन में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगते हो, जैसे कि मेरे घर में जाकर जब उन लोगों को मारा था। तो ये लिवली चले जाने के बाद मूनन अपनी मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये आइडेंटिटी और ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, पेनलोंग बैंक को आप आने वाला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुनलुन माउंटेन को दिखाया जाता है। तो वहीं पर हमें एक बूढ़ा आदमी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि इस साल की पेनलोंग बैंक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक व्यक्ति कहते हैं कि हाँ ये सही है, मैंने अभी टियानजू से नॉर्थ की साइड से कुछ लोगों को देखा है और यंजिंग से 4 महान फैमिली भी यहाँ पर आया है। इस समय का पेनलोंग बैंक थोड़ा समय से आगे हो रहा है। मैं इस बात से डर रहा हूँ कि पिछले साल का किलिंजी हू को कोई हिला सकता है या नहीं। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि किलिंजी 5 साल पहले वो 7310 स्टेप सीढ़ियां चढ़ा था और इस बार वो और भी ज्यादा अनस्टॉपेबल हो गया है। उसके लिए सबसे पहला स्थान अपॉइंट करना होगा। अगर हम लोग नंबर 6 प्लेस में भी होंगे तो फिर भी कोई भी कम नहीं है। और इधर मूनन ये देखकर सोचने लगती है कि सचमुच इस पेनलोंग बैंक पर कुछ न कुछ तो है। वहाँ पर मुंह की ज्ञानफा भी आ जाता है। तो वो आकर कहते हैं कि इस कुनलुन की टॉप पर जाने के लिए 999 स्टेप सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 49 पीपल इस पेनलोंग बैंकोर के लिए एलिजिबल होगा और जो लोग भी टॉप 7 पर आ जाएगा उन लोगों को प्राचीन मार्शल आर्ट्स फैमिली एक्सेप्ट करेगा और उन लोगों को एक मौका देगा। तो तभी मूनन कहते हैं कि क्या ये स्वर्ग की सीढ़ी है। तभी हमें उस जगह पर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। तो तभी वहाँ पर मूनन की मॉम आकर कहती है कि मुझे सब कुछ हो गया है, जैन हुई ने ये अमृत दिया है जो कि इस हेवन की सीढ़ियां चढ़ने के समय लिया जाना चाहिए। तो तभी मूनन कहती है कि ओके गुड जॉब। और तभी वहाँ पर घंटा बज जाता है और सभी लोग कहने लगते कि है ये शुरू होने वाला है। उसके बाद हम लोगों को पहाड़ से आधा कुनलुन स्कूल डोजो को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर एक ओल्ड आदमी होता है जिसका नाम है जियान और ये सभी लोगों को स्वागत करता है। जो कोई भी इस क्लाइंबिंग स्टेट्स में भाग लेना चाहते हो वो लोग जब प्रिपेयर हो जाओ ठीक से। टॉप 49 ही पेंडिंग हॉल पर प्रवेश कर सकता है। इसमें कोई नहीं फर्क पड़ेगा कि तुम थोड़ी देर के लिए वही बार पहुंच नहीं पाएगा, तुम लोग बाहर रहोगे। इट्स ऑलराइट। इधर ये सुनकर मूनन अपनी मनी मन कहने लगता है कि इवन वो पहाड़ की
किनारे पर खड़ा है और वो ये कह रहा है। और फिर वो हमें फिर से कहती है कि सभी लोग रेडी हो। उसके बाद हमें वो हेवनली स्टेयर्स दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग इस स्टेयर्स को देखकर कहने लगते हैं कि ये देखो वो स्टेयर्स एक्टिवेट हो गया है। और एक लड़का कहने लगता है कि ये कुल्लून डिवाइन माउंटेन सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये 10,000 स्टेप्स हेवनली स्टेयर्स चाइना को बूस्ट करने के लिए इनफ है। वहाँ पर जुआनिन आकर मूनन को चिल्लाने लगती है और कहती है कि मूनन मैं यहाँ पर हूँ। तो तभी वहाँ पर तांगचेन और एक लड़की भी होती है। तो तांगचेन कहते हैं कि क्या वो वही लड़का है जो काओ लिंगटियान को चैलेंज किया है। तो तभी वो लड़के कहते हैं कि हाँ वो वही है इग्नोरेंट का। और इधर मूनन सोचने लगते हैं कि जुआनिन के अलावा यहाँ पर और भी ज्यादा परिचित लोग हैं। तो एक लड़का मूनन के बारे में बात करता है और कहते हैं कि वो यहाँ पर आने का हिम्मत किया, इस बार उसे स्वयं स्वर्ग के राजा भी उसे नहीं बचा पाएगा। और एक लेडी कहती है कि चलिए देखते हैं हम लोग कि वो कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करता है। उसके बाद मू फैमिली का वो लेडी कहने लगती है कि मास्टर गुआ यहाँ पर आया है फिर से ट्रैवल खड़ा करने के लिए। पहली नजर में वो जुआनिन को परेशान करने के लिए यहाँ पर आया है, उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई रीजन ढूंढो। तो तभी ग्रैंडफा कहते हैं कि इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, इन लोगों के सामने हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उस हेवनली स्टेयर्स को चलाया जाता है और कॉन्टेस्टेंट्स को कहना जाता है कि अभी मैच शुरू हो गया है। सभी खिलाड़ी वहाँ पर चढ़ने लगते हैं। तो एक खिलाड़ी कहता है कि हे देखो मैं पहले स्थान पर डायरेक्टली सीढ़ियों पर उठ जाऊंगा। तो तभी पीछे से और एक खिलाड़ी कहता है कि हे इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑर्डिनरी नॉर्मल सीढ़ियां नहीं है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ध्यान से चलना पड़ता है। उन्होंने जब उस स्टेयर्स पर पैर रखता है तो पैर रखते उसे कुछ पावर महसूस होता है और फिर से मोनन सोचने लगती है कि शायद ये प्राचीन जुआनियन फैमिली का एबिलिटी है। उनको इस स्टेयर्स की अद्भुत शक्ति देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। पिछले जीवन की एक्सपीरियंस के अनुसार मेरा मास्टर भी अर्थ से ही गुजरा हुआ है, कमांडर वांग फू के पास इस तरह की पावर होगी। और इधर ऐसी सिचुएशन में मूनन को देखकर मूनन की मॉम कहने लगती है कि मूनन क्या तुम ठीक हो। और ग्रैंडफा कहता है कि इस सीढ़ियों में जितना ऊपर उठोगे उतना ही दबाव बढ़ेगा, इस सीढ़ियों में पीछे चलना मतलब एक ट्रैक को ले जाना जैसा होता है। उसके बाद मूनन खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि प्राचीन जुआनियन फैमिली को इसके बारे में पता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुल्लून माउंटेन सीट को दिखाया जाता है। तो वही पर मास्टर शियन कहता है कि ब्रदर लिंगटियान इस बार पेनलोंग बैंक्यू में तुम वो फर्स्ट प्लेस लेने के लिए तुम तैयार होकर आए हो, है ना। तो फिर काओ लिंगटियान कहते हैं कि मैं इस मैच को जीतने के बाद यानी कि फर्स्ट प्लेस लेने के बाद मैं जुआनियन फैमिली पर प्रैक्टिस करने के लिए एंटर करूंगा। तो वहाँ पर जिलिंग भी होती है। तो जिलिंग कहते हैं कि तुम अपनी बड़ी बड़ी बातें करने के समय थोड़ा सा भी हिचकते नहीं हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप है तुम्हें चैलेंज करने के लिए और तुम अभी भी यहाँ पर खड़े होकर अपने सपनों के बारे में बात करते रहे। कुल्लून माउंटेन की मास्टर शियन जिलिंग से कहता है कि जिलिंग तुम बहुत ही मजे किए हो, मैंने आज तुम्हारा ग्रैंडफादर को यहाँ पर आते हुए क्यों नहीं देगा। तो उसके जवाब में जिलिंग कहती है कि ग्रैंडफा लोगों को बचाने के लिए एल्केमिस्ट बनाते हैं और वो ऐसी बोरिंग कंपटीशन पर कैसे आ सकती है। वहीं पर जिलिंग की छोटे ग्रैंडफादर भी आया है। तो छोटे ग्रैंडफादर ब्रदर शियान से कहता है कि बिग ब्रदर एल्केमी बनाने में बिजी है तो इसलिए उसकी जगह पर मैं आया हूँ। तो उसके बाद शियान फिर से कहता है कि एल्केमिस्ट जुआंग चेंग बहुत ही हम्बल है और वैसे भी हम लोग पहली बार नहीं मिल रहे हैं और वैसे हमारे यहाँ पर जितने भी दोस्त आते हैं हम उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। और दूसरे शब्दों में डैन एसोसिएशन ने इस बार जितने भी सारे डिसेबल्स को भेजा है वो सभी बहुत ही पावरफुल है और एट प्रेजेंट द फर्स्ट प्लेस जुआंग यान वो 640 रैंक पर पहुंच चुका है। तो फिर वो बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ ये तो नेचुरल है, लेकिन मूनन के बारे में क्या जो काओ लिंगटियान को चुनौती दी है। इधर काओ लिंगटियान मूनन को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि मूनन लास्ट प्लेस पर है। तो फिर से वो डान एसोसिएशन के बुजुर्ग आदमी कहने लगते हैं कि ये बच्चे ने हमारे 5th गार्ड एल्केमिस्ट को मार डाला है, इस पर हम लोग इसके साथ ही सब चुकता करेंगे। तो इधर कुल्लून माउंटेन की शियन भी कहते हैं कि उसने हमारे कुल्लून माउंटेन की भी बहुत सारे लोगों को भी मारा है, चिंता मत करो उसे हम लोग एक बार में मार डालेंगे। तो वही पर इंस्ट्रक्टर लियन भी होती है। तो कुल्लून माउंटेन की शियन उसे देखकर कहते हैं कि बाय द वे क्या तुम हमारे बात को रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या तुम इंस्ट्रक्टर लियन हो। तो तभी वो इंस्ट्रक्टर ये कहता है कि हमारे चीफ ने आज ऑर्डर दिया कि इस कुल्लून माउंटेन पे आज जो कुछ भी होगा हम लोग उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उसके बाद ब्रदर शियन पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारा चीफ इंस्ट्रक्टर का आइडेंटिटी क्या है। तो फिर वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि नो कमेंट्स। इस जगह पर और भी कुछ कुल्लून माउंटेन के डिसेबल्स होता है। तो वो लोग मूनन को देखकर कहने लगते हैं कि शायद ये मरकर भी 100 सीढ़ियां चढ़ नहीं पाएगा। तो वही पर खड़ा और एक डिसेबल्स कहता है कि मैं उसे जहाता महत्व देता हूँ, अगर वो 80 लेवल तक भी पहुंच जाए तो मैं उसे ग्रैंडफा पुकारूंगा। ये सुनकर मूनन कहता है कि मेरा पोता पोती नहीं है तुम्हारे जैसा। ये सुनकर कुल्लून माउंटेन की वो दोनों डिसेबल्स में से एक डिसेबल्स कहता है कि अरे बाप रे वो तो इतना जल्दी 100 लेवल पर पहुंच गया है। और एक डिसेबल्स कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे कुल्लून माउंटेन की डिसेबल्स को इंसल्ट करने का। इधर जिलिंग और मूनन की मॉम मूनन को देखकर सोचने लगती है कि मूनन बहुत तेजी से चल रहे हैं और इधर मूनन 500 स्टेप तक पहुंच जाता है और ऐसे ही चलते चलते वो 800 स्टेप तक भी पहुंच जाता है और फिर 1000 स्टेप कंप्लीट कर देता है। देखकर बाकी सारे गिलहरियों कहने लगते हैं कि
डैम वो इतना फास्ट कैसे हो सकता है, हम लोग उससे नहीं हार सकते हैं। डान एसोसिएशन के वो मास्टर ये देखकर कहने लगते हैं कि व्हाट, मूनन एक्चुअली में फास्ट प्लेस पार कर लिया। और इधर जुआनिन चिल्लाकर मूनन को कहने लगते हैं कि ए मूनन कम ऑन, मैं जानती हूँ कि तुम सबसे अच्छे हो। और तभी मूनन अचानक से रुक जाता है, पता नहीं क्या हुआ है। मूनन को ऐसा रोकते हुए देखकर जुआनिन बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ जाती है और कहने लगती है कि ये मूनन क्या हुआ, मुझे ऐसे मत डराओ। और मूनन एक्चुअली में उसी जगह पर इसीलिए खड़ा हुआ है कि उसकी जो ड्रैगन ब्रून है वो इसी समय उसकी पावर को खींच रहा है, मतलब एब्जॉर्बिंग कर रहा है। और मूनन खड़ा होकर सोचने लगते है कि वो ऐसी क्रिटिकल मोमेंट पर कैसे आकर ट्रैवल खड़ा कर सकता है। ऐसा लगता है कि मेरी असली कीवर्ड को होल्ड डाउन करके मेरा फिजिकल बॉडी के साथ ऊपर चढ़ना होगा। गुड, ये दबाव को मैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मूनन को ऐसे देखकर और एक कॉम्पिटिटर सोचने लगता है कि ये बहुत ही हैवी है, आम आदमी ऐसी तरह से एक ही जगह पर खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि इस बच्चे का सांसें थम गया है। इधर जुआनिन रोने लगती है और कहने लगती है कि वो बहुत ज्यादा संघर्ष की सिर्फ मेरी मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। इधर कुनलुन माउंटेन की एक डिसेबल्स पहले से पहले स्थान पर जाकर रहा है और तो वो सोचने लगता है कि जब सुबह नहीं हो जाता है तब तक मैं अपनी पहले स्थान को होल्ड करके रखूंगा। इधर और एक बुजुर्ग कुनलुन माउंटेन के वो मास्टर को कहने लगता है कि केलाई की रैंकिंग निर्धारित किया गया है, कुनलुन माउंटेन फर्स्ट प्लेस लेने के लिए आपको बधाई हो। कुनलुन माउंटेन के वो मास्टर हंसकर कहने लगते हैं कि ये अभी 5 रैंक पर है, पिछले सीजन का लिंगटियन से भी 2 रैंक अभी भी पीछे हैं। तो तभी और एक मास्टर कहते हैं कि इस बार बहुत सारे प्रतियोगी इस कंपटीशन पर भाग लिया है और वो सभी लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। कल अब लोगों की डान एसोसिएशन की एल्केमी बहुत सारा बिकेगी। तो तभी डान एसोसिएशन का ये आदमी कहता है कि ओहो, तो तुम यहाँ पर कुछ फॉल्ट ढूंढने के लिए आए हो, है ना? हम लोग ताइशाई जो हम कभी भी हमारी मेडिसिन हर्ब की तरफ घूमकर देखा भी नहीं और तुम लोग लिंग को खरीद लिया हो, अभी यहाँ पर मुझे पकड़े रूप से कांग्रेचुलेशन कहने के लिए आए हो। तो उसके बाद फिर से ये मास्टर कहते हैं कि एल्डर जुओ, आप मुझे दोषी ठहरा नहीं सकते हैं, आपका डैन एसोसिएशन कई सालों से मोनोपोली है और इसने बहुत सारा पैसा कमाया है। सो क्या गलत हुआ अगर मैं एक लिंगे खरीद लिया तो? किसने पूछा कि तुम्हारे डान एसोसिएशन के पिल इतना एक्सपेंसिव है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी एंटीड्यूट एलिक्सर कंटिन्यू खरीदता रहूंगा। और उसके बाद वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तो तभी कुनलुन माउंटेन की शियाओं कहता है कि ए, तुम लोग झगड़ना बंद करो, अभी देखो रैंकिंग चेंज हो गया है। फिर वो लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि मूनन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है और वो लोग मूनन को देखकर कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि वो ज्यादा देर तक और होल्ड नहीं कर पाएगा। और एक मास्टर कहते हैं कि क्या इसके शरीर से खून बह रहा है, ये सब ऐसा लगता है कि वो थोड़ी देर बाद ही कोलैप्स हो जाएगा। उसे देखकर सिर्फ 17 या 18 साल का लग रहा है, उसका इतना देर तक कहाँ से आया? मूनन को ऐसे अंधेरे में चलता हुआ देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये लड़का इतनी अंधेरे में भी कैसे रेंग रहा है। और एक लड़का कहते हैं कि क्या वो मर रहा है? वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगती है कि डैम, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो हम लोगों को ओवरटेक कर लिया है। इधर से काउलिंग चेन ये सब देखकर कहने लगती है कि वो लोग लड़ रहे हैं और मूव कर रहे हैं, ये मूनन बहुत ही इनक्रेडिबल है, उसी के मूवमेंट के वजह से सभी लोग एक साथ जा रहे हैं। उसके बाद मूनन रेंगते रेंगते 4000 स्टेप कंप्लीट कर देता है और उसके बॉडी के चारों तरफ से खून निकलने लगता है और मूनन टॉप 50 पर एंट्री कर लिया है। और इसे देखकर ये लोग सोचने लगते हैं कि अगर मूनन सारी रात तक चले तो वो टॉप 10 पर आ जाएगा। उसके बाद मूनन होंगडेंग के पास चले जाता है तो होंगडेंग मूनन को देखकर कहते हैं कि हे, तुम यहाँ पर मत आओ। तभी मूनन उसे कहते हैं कि देखो तुम मेरी टारगेट नहीं हो। और इधर अनाउंस होता है कि मूनन ने होंगडेंग को ओवरटेक करके फर्स्ट प्लेस ले लिया है। और तभी होंगडेंग गुस्सा होकर मूनन को जकड़ लेता है, मतलब पकड़ लेता है और कहने लगते है कि तुम ऊपर जाने के बारे में सोचना भी मत। नीचे से बाकी सारे ऑडियंस ये सब कुछ देख लेता है तो ऑडियंस लोग कहने लगते हैं कि ये रूल्स के खिलाफ है, ये कुनलुन माउंटेन के लोग बहुत ही बेशरम है। उसके बाद मूनन उस होंगडेंग को ऊपर से नीचे फेंक देता है। यंग होंग को डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बाद मूनन फिर भी चलते रहा तो मूनन को देखकर सभी लोग कहने लगता है कि ओ माय गॉड, वो अभी भी चल रहा है, क्या वो मरना चाहता है? वो काओ लिंगटियन को चैलेंज करना चाहता है और 7300 स्टेप चढ़कर मूनन को ऊपर चढ़ते हुए देखकर जुआनिन कहने लगती है कि हे मूनन, वहीं पर रुक जाओ, तुम ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस पर आ चुका हो। फिर से जुआनिन बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहने लगती है कि मूनन प्लीज स्टॉप, ऊपर चढ़ना बंद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ प्लीज, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मैरिज सर्टिफिकेट लाने में तुम मुझे मदद करो, तुम वहीं पर रुक जाओ, ऊपर मत चढ़ो, मैं तुम्हारा थॉट को समझ सकती हूँ, प्लीज ऊपर मत चढ़ो। वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। और इधर कुछ लड़के जुआनिन को देखकर कहने लगते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये गर्ल मू काओ लिंगटियन की फियांसे है, मूनन जितना भी कोशिश क्यों न कर ले, उसका शादी काओ लिंगटियन से ही तय है। इधर मू फैमिली के वो लेडी कहने लगती है कि इस लड़की को अपने की फैमिली के बारे में कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसने कमांडर वांग फू को अपना ग्रैंडफादर माना है। तभी ग्रैंडफा कहते हैं कि तुम किसी को बोला उसे यहाँ पर वापस लाने के लिए और उसे ये भी बता दो कि मूनन और वापस नहीं आ सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हमें मूनन को दिखाया जाता है, उसके बॉडी से बहुत सारा खून निकलता हुआ और नीचे से लोग मूनन को देखकर कहने लगते हैं कि ये मैच फिनिश हो जाएगा 6 o'clock
ब्लॉक और अभी इसमें सिर्फ 1 ही घंटा बचा हुआ है। अभी ये जितना ऊंचा उठेगा उतना ही मास्टर पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। अभी ये 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे इस बात का डर है कि ये बंदा और 300 सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। और तभी इधर मूनन को एक आवाज सुनाई देता है कि मूनन रुक जाओ। आवाज सुनकर मूनन सोचने लगता है कि क्या ये आवाज उस माउंटेन की उस साइड से आया है, और फिर से वही साउंड आता है कि हे मूनन रुक जाओ वहीं पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूनन की मॉम को कोई बंदे पकड़ रखा हुआ है। तो मूनन की मॉम कहती है कि ये कमीना मुझे छोड़ दे। इधर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि हे क्या ये तुम्हारा जियांगन प्रोविंस का वुमेन्स है? तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे और मैं इसका एक उंगली तोड़ूंगा। अभी कुनलुन माउंटेन के मास्टर शियांग कहता है कि यांग होंग तुम ये क्या कर रहे हो? अभी कंपटीशन खत्म होने में 20 मिनट बाकी है। क्या मैंने तुम्हें 10 साल में ये ट्रेनिंग दिया था? तो तभी यांग होंग कहते हैं कि शीट्स मास्टर मूनन ने मुझे डिस्क्वालीफाइड कर दिया है और ये मूनन और मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें कुनलुन माउंटेन का कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि ये निश्चित रूप से मूनन को दबाने के लिए काओ फैमिली के साथ एकजुट होना। इधर कुछ लोग लीडर बोर्ड की तरफ देखकर कहने लगता है कि टॉप 6 पर आने के बाद ही ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है कि वो लोग मूनन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो काओ लिंगडन का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए। और इधर लिंगडन की मॉम कहने लगती है कि ये छोटा कमीना अभी भी हमारे लिंगडन को हराने की सपना देखता है। और इधर कुनलुन माउंटेन की सीड मास्टर और यन होंग के बीच इधर झगड़ा चलने लगता है। तो सीड मास्टर कहता है कि यंग होंग ज्यादा आवेगी मत बनो, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें सीट से इमीडिएटली निकल दिया जाएगा। तो यंग होंग भी कहता है कि आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, आज मैं अकेले मेरा काम मैं करूंगा, मूनन को इसके लिए पछताना पड़ेगा। यंग होंग फिर से मूनन की मॉम को पकड़ता है और कहता है कि मूनन तुम मुझे मेरी सीट से बाहर निकल ही दिया। और मूनन की मॉम की उंगली को तोड़ने की कोशिश करता है और मूनन की मॉम चिल्लाने लगती है। इधर मूनन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा मरने का ख्वाहिश है, ठीक है। और मूनन एकदम फ्लैश की तरह वहां पर चले जाता है। मूनन को वो वहां से आता हुआ देखते ही हंसने लगता है और कहते हैं कि मैं अभी अपना माइंड चेंज कर लिया है, तुम प्रतियोगिता से विथड्रॉ कर लो, नहीं तो मैं इसका सारा का सारा उंगली तोड़ दूंगा। और तभी अचानक से मूनन उसकी मॉम की जगह पर चले आता है, आकर उसको पकड़ लेता है। और मूनन को वही जगह पर देखकर उसे विश्वास ही नहीं होता कि मूनन इतनी तेजी से आके वहां पर खड़ा हो गया। और मूनन फिर कहता है कि तुम मरने वाले हो। ये देखते सीट्स का मास्टर मूनन को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मूनन रोकता नहीं, सीधा उसे मार डालता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुनलुन माउंटेन की मार्शल मैदान को दिखाया जाता है। तो वहाँ पर एक आदमी कुनलुन माउंटेन की सारी डिसेबल्स को मार्शल आर्ट्स फील्ड पर जाने के लिए कहता है। सभी डिसेबल्स वहाँ पर जाने लगता है और सीट्स का मास्टर कहने लगता है कि मूनन ने हमारी कुनलुन माउंटेन की एल्डेस्ट डिसेबल्स को मार डाला है। और इधर जुआन उसकी ग्रैंडफा को कहने लगते है कि ग्रैंडफा प्लीज आप मूनन को बचा लीजिए। तो जुआन के ये बात सुनते ही मू फैमिली की वो लेडी कहती है कि मू जुआन तुम मेरे लिए शांत हो जाओ, क्या तुम हमारी मू फैमिली को पानी पर डुबाना चाहते हो? इसमें मैं बिल्कुल असहमत हूँ। उसने कुनलुन माउंटेन की लोगों को मारने की साहस की है, उसे कहाँ चिंता है एक लड़की का। लेकिन जुआन फिर भी नहीं मानती और अपने दादाजी को कहती है कि ग्रैंडफा प्लीज जाइए और उसे बचा लिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मर जाए, आपका जो मर्जी चाहे मेरे साथ कर लेना, मैं आपके हर बात मारने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद जुआन का दादाजी कहने लगते है कि तुम्हारा आंखें बहुत ही अच्छा है, ये मूनन बहुत ही पोटेंशियल है, 20 साल के बाद और एक यंजुए बनना पॉसिबल है, हालांकि अभी वो बहुत ही यंग है और फेबुलियस है, हमारे मू फैमिली के लिए वो रोहतक नहीं है। अभी जुआन को वो दोनों लड़की कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मू फैमिली की हेट को इस आग में डालने की, सचमुच तुम एक साफत आंखों वाली भेड़िए हो। और फिर से कहती है कि आई होप कि तुम हमारी होल फैमिली के लिए कंसीडर करोगे। बस जुआन नीचे बैठकर कुछ करने लगती है तो जुआन को देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि हे जुआन तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा कि मैं उसे बचा नहीं सकता हूँ और तुम इसके लिए अभी बहुत ही छोटे हो, तुम्हें मैच्योर होना पड़ेगा। तभी जुआन कहती है कि नहीं ओल्ड मास्टर, मैं आपको हार्ड टाइम नहीं देना चाहती हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जुआन अपना सिर फटा लेती है और कहती है कि मैं ये इसलिए किया आपके पालन पोषण को वापस करने के लिए, और मैं जुआन अब इससे मू फैमिली के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। जुआन उन लोगों को विदाई कहकर वहां से चले जाने लगती है और अपने मन मन कहने लगती है कि मुंह न डरो मत, मैं आ रही हूँ, जुआन तुम्हारे साथ है। तो तभी वो लोग कहने लगते कि हे जुआन क्या तुम पागल हो गए हो, वापस आ जाओ। तो और एक लेडी कहती है कि अगर तुम इस घर से जाने की साहस करते हो तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि हमारी मू फैमिली के दरवाजे पर तुम कभी नहीं आना, प्लीज वापस आ जाओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कुनलुन मार्शल आर्ट्स एरिया को दिखाया जाता है। तो उस एरिया पर मूनन और उस व्यापारी भी थी। इन लोगों को कहने लगता है कि मूनन तुमने मेरा डिसेबल सियोंग होंग को मार डाला है, उसने सिर्फ इस व्यापारी से जोक कर रहा था और तुम उसे डायरेक्टली मार ही दिया, इस सिर्फ के होने के नाते आज मैं तुमसे बदला लूंगा। तो तभी मूनन भी कहते कि वो टांग होंग वो पागल आदमी था, क्या तुम्हारी इस कुनलुन माउंटेन पे सिर्फ मेरे लोगों को मारने का अलाउड है और मैंने अपनी जान बचाने का कोई हक नहीं है? तो सीड मास्टर कहते हैं कि वो कब से तुम्हारे आदमी बन गई, वो तुम्हारा वाइफ नहीं है, वो यहाँ पर किंग्स वन ग्रुप को लिंग ये बेचने के लिए आई है। तो उसके बाद फिर से मूनन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस स्वीट का मालिक दूसरों को अपनी पावर से धमकाने की कोशिश कर रहा है। तुम जानते हो कि वो किंग हुआन की लोग है, लेकिन तुम अच्छे से क्लेरिफाई नहीं किया हो कि किंग्स वन किसके अंदर है। वहाँ पर किंग्स वन ग्रुप के भी कुछ लोग होते हैं, तो वो लोग इन लोगों को कहने लगते हैं
है कि यहाँ से चले जाओ, हम लोग किंग्स वन ग्रुप के लोग हैं। तभी वो किंग्स वन की वो लेडी कहती है कि क्या आपने कभी भी मुझे पूछा है कि किंग्स वन की बॉस कौन है? आज मैं आपको बताता हूँ कि इस किंग्स वन ग्रुप के इंचार्ज कौन है। ये है हमारा मू जेनरेन यानी कि मूनन। और तभी मिस्टर यान भी कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, द रियल मास्टर ऑफ लिंगे इज द फर्स्ट पर्सन इन जियांगन प्रोविंस मू जेनरेन यानी कि मूनन। और इधर जोनिन भी ये सुन लेती है। जोनिन सोचने लगती है कि किंग्स वन की बॉस मूनन। इस ग्रुप का नाम किंग्स वन रखने का पीछे कारण है यही कि मूनन की मॉम की नाम है किंग, वहां से हम लोग किंग लिए हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड की नाम है जुआन, तो यही से हुआ है किंग्स वन। जो कोई भी हमारे मू जेनरेन के एनिमी है वो हमारी किंग्स वन स्पेस के एनिमी बन जाता है। कुछ करने से पहले 2 बार जांच कर लेना चाहिए। और तभी वहाँ पर जुआन आकर कहती है कि मूनन क्या तुम सचमुच किंग्स वन की बॉस हो? तो तभी मूनन घूमकर देखता है कि वहाँ पर जुआन आ गया है। तो उसके बाद मूनन जुआन के पास जाकर कहता है कि सिर्फ किंग्स वन स्पेस ही मेरा नहीं है, शांगबाओ ग्रुप भी मेरा है और आज से ये तुम्हारा हो गया है। और इधर कुल्लून माउंटेन के नीचे से ये सभी लोग देखता है कि मूनन सचमुच लिंगे की मास्टर है। ये सुनकर मू फैमिली का ग्रैंडफादर भी विश्वास नहीं कर पा रहा होता है और सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या हमारा मू फैमिली का इन्वेस्टिगेशन इतना गलत है और उसको ये आइडेंटिटी कैसे मिला। उसके बाद फिर से हमें मूनन को दिखाया जाता है। तब पर मूनन कहते हैं कि सीट मास्टर, क्या मैं इस बार किंग्स वन के बॉस होने का नाते किंग्स वन के लोगों को बचा सकता हूँ? इधर सीट का मास्टर सोचने लगता है कि मूनन की आइडेंटिटी की वजह से मोस्ट ऑफ द फैमिली मूनन की पक्ष में खड़ा हो जाएगा। उसके बाद सीट मास्टर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ये समझ लो ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, लेकिन तुम कल नहीं बच पाओगे। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करते हो तो कुल्लून सीट्स के लोग आज की लास्ट तक तुम्हें पीछा करेगा। तो गाइस ये एपिसोड के एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे।